आइए दोस्तों, अब हम लोग ऐतिहासिक प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोतों में से जो तीसरा पहला साहित्यिक ग्रंथ पढ़े, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़े और अब हम लोग तीसरा नंबर का पढ़ते हैं जो कि है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारियां। कि विदेशी यात्री जब भारत में आते हैं तो भारत में आने के बाद विदेशी यात्री बहुत सारी किताबों को लिखते हैं। वो सारी किताब या तो इंडिया में है या फिर ये अपने साथ जो ले गए हैं उन सब किताबों का जब अध्ययन किया जाता है, इनके द्वारा जो भी साक्ष्य मौजूद है, इन लेखकों के द्वारा जो भी साक्ष्य दिया गया है, उन सब चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तब हमें अपने प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से विदेशी यात्री से जो जानकारी मिली है वो भी प्राचीन इतिहास को जानने का एक स्रोत है। तो हम यहाँ कौन कौन से विदेशी यात्री आए हैं और इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, ये सब इम्पोर्टेंट बन जाता है। और ये सब जो लेखक हैं इनका बुक का नाम या फिर ये कहाँ के लेखक हैं, ये सब अलग से पेपर में पूछा करता है। तो इस दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है और अब हम इसको याद करते हैं। तो देखिए, मैंने इसको लिस्टेड किया है, अलग अलग लेखक का अलग अलग लिस्ट बनाया है। कि चीनी लेखक जो है भारत के बगल में चीन पड़ता था और चीन से जो यात्री है वो यहाँ पर आए। चीन के यात्री आए, उन्होंने यहाँ की स्थिति को देखा, समझा और कुछ बुक लिखा। इसी प्रकार से अरब के यात्री आए सिंध पर। अरबों का विजय जब होता है तो अरब के यात्री यहाँ पर आते हैं और लेखक आते हैं और वो कुछ चीज करके चले जाते हैं। फिर यूनान का भी आक्रमण भारत पर होता है। यूनान से भी यहाँ पर कई सारे लेखक आते हैं, कई सारे राजा जब आते हैं तो उनके साथ इतिहासकार आते हैं और उन्होंने जो साक्ष्य, उन्होंने जो किताब को लिखा, उन सभी का अध्ययन हम लोग करके प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। उस समय के इतिहास की जानकारी होती है। इसके अलावा कुछ अन्य जगह के लेखक जैसे तिब्बत के लेखक और इटली के लेखक भी कुछ आए हैं, तो उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पहला है चीनी लेखक। तो कैटेगराइज की 4 भागों में किए हैं। चीनी लेखक, अरबी लेखक, यूनानी जिसको रोमन भी बोलते हैं, यूनान का या रोमन का, यूनानी, रोमन लेखक और अन्य लेखक, ये 4 लिस्टेड हुआ। तो चीनी लेखक में देखिए कौन कौन महत्वपूर्ण लेखक है। तो ये फाहियान, चीनी में एक नाम फाहियान, दूसरा हुएनसांग, तीसरा सनयुगन और चौथा इत्सिंग, जिसमें 2 अधिक इम्पोर्टेंट है, एक फाहियान और एक हुएनसांग। फाहियान और हुएनसांग जो है ये ज्यादा महान लेखक थे और इनके साक्ष्य से प्राचीन इतिहास की अत्यधिक जानकारियां मिलती है। तो चीनी लेखक में आप लोग 4 याद कीजिए, कौन कौन। पहला हो गया फाहियान, दूसरा हो गया हुएनसांग, तीसरा सनयुगन, चौथा इत्सिंग। तो चीनी लेखक में 4 हुए, कौन कौन। पहला फाहियान, दूसरा हो गया हुएनसांग, तीसरा हो गया सनयुगन, चौथा हो गया इत्सिंग। अब हम लोग अरबी लेखक में 2 ही पढ़ना है मुख्य रूप से, अल-बरूनी और इब्न बतूता। अरबी लेखक में कौन कौन हो गए, अल-बरूनी और इब्न बतूता। चीनी लेखक कौन कौन हो गए, फाहियान, हुएनसांग, सनयुगन, इत्सिंग। अरबी लेखक कौन कौन हो गए, अल-बरूनी, इब्न बतूता। अब यूनानी और रोमन लेखक, इसमें कुछ ज्यादा ही इतिहासकार आ गए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इतिहास के पिता कहलाने वाले हेरोडोटस, ये यूनानी हुए, इतिहास के पिता कहलाने वाले हेरोडोटस। तो यूनानी लेखक में पहला नाम इनका लिस्टेड किए हैं, हेरोडोटस। उसके बाद है टॉलमी, उसके बाद प्लिनी, फिर मेगास्थनीज, फिर टेसियस और ये नियार्कस, आर्नेसिक्रिटस और आरिस्टोबुलस जो है, ये 3 लेखक सिकंदर महान के साथ आए थे। सिकंदर महान के साथ जो है ये 3 इतिहासकार का आगमन हुआ था, जिसमें नियार्कस जल सेनापति उनका रहता है और इस प्रकार से ये दोनों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सिकंदर के साथ ये तीनों इतिहासकार आए।
नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। सिकंदर के साथ 3 आए, पहला नियार्कस, दूसरा आनेसिक्रिटस और तीसरा अरिस्टोबुलस। ये 2 अलग से आए, डाइमेकस और डायनोसियस, डाइमेकस और डायोनिसियस। तो यूनानी या रोमन लेखक में हम लोग कौन कौन सा नाम याद करेंगे? सबसे पहले तो इतिहास का पिता यानी हेरोडोटस हो जाएगा, उसके बाद टॉलमी ले लीजिए, फिर प्लिनी ले लीजिए, फिर मेगास्थनीज, फिर टेसियस, फिर नियार्कस, आनीसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। ये तीनों सिकंदर के साथ, नियार्कस, आनीसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस, ये तीनों सिकंदर के साथ। बाद में डाइमेकस और डायनोसियस, डाइमेकस और डायनोसियस, लास्ट में डाइमेकस और डायनोसियस। शुरू से लीजिए, पहले सबसे पहले इतिहास का पिता हेरोडोटस, फिर टॉलमी, फिर प्लूनी, हेरोडोटस, फिर टॉलमी, फिर प्लिनी, फिर मेगास्थनीज और टेसियस, मेगास्थनीज और टेसियस। सबसे पहले लीजिए इतिहास का पिता हेरोडोटस, फिर 2 उठा लीजिए टॉलमी प्लिनी, टॉलमी प्लिनी, फिर 2 उठाइए मेगास्थनीज टेसियस, मेगास्थनीज टेसियस। फिर सिकंदर के साथ 3 लीजिए, नियार्कस, आनीसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, नियार्कस, आनीसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस। बाद में 2 आते हैं डाइमेकस और डायनोसियस, डाइमेकस और डायनोसियस। अब अन्य लेखक में 2 का नाम आता है, एक तारानाथ जो कि तिब्बत के हैं, एक मार्को पोलो जो कि वेनिस इटली के रहने वाले हैं। इटली में एक नगर है वेनिस, वेनिस के रहने वाले हैं मार्को पोलो। तो अन्य लेखक में 2 लिए, एक तारानाथ, तो से तिब्बत, भारत के बगल में तिब्बत जो कि अभी चाइना के कब्जे में चला गया है। तो तारानाथ तिब्बत यानी तिब्बत के थे तारानाथ, और एक मार्को पोलो जो कि इटली से आए थे यानी वेनिस नगर के थे मार्को पोलो। तो अन्य लेखक में 2 हो गया, पहला हो गया तारानाथ जो कि तिब्बत का, दूसरा मार्को पोलो जो कि इटली का था। तो इस प्रकार से ये चारों हमको याद हुआ। हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले आइए चीनी लेखक पर। तो चीनी लेखक में कौन कौन थे? पहला फाहियान, दूसरा हुएनसांग, तीसरा संयुगन, चौथा इत्सिंग। अब आते हैं अरबी लेखक में। तो अरबी लेखक में 2 हैं, अल-बरूनी, इब्न बतूता, अल-बरूनी, इब्न बतूता, ओ से अरबी, ओ से अल-बरूनी, अल-बरूनी, इब्न बतूता, अल-बरूनी, इब्न बतूता। अब आते हैं इधर हम लोग यूनानी या रोमन लेखक पर। तो सबसे पहले इतिहास का पिता हेरोडोटस, बाद में 2 लेते हैं प्लिनी और टॉलमी, टॉलमी और प्लिनी, टॉलमी और प्लिनी। बाद में फिर 2 उठाते हैं मेगास्थनीज और टेसियस, मेगास्थनीज और टेसियस, मेगास्थनीज और टेसियस। बाद में सिकंदर के साथ 3 आते हैं, नियार्कस, आनीसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, नियार्कस, आनीसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, नियार्कस, आनीसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस। बाद में 2 लेते हैं डाइमेकस, डायनोसियस, डाइमेकस, डायनोसियस, डाइमेकस, डायनोसियस। अन्य लेखक में 2 उठाएंगे, तारानाथ तिब्बत का, मार्को पोलो वेनिस इटली का। अन्य लेखक में कौन कौन हो गया? तारानाथ तिब्बत, मार्को पोलो वेनिस इटली। इस प्रकार से ये लेखक का चार्टेड लिस्टेड बना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सब का बारी बारी से अध्ययन करेंगे, इनका बुक का अध्ययन करेंगे। ये लोग कहाँ के थे ये मोटा मोटी पता है, लेकिन अब छोटा छोटी भी पता होगा। और ये मुख्य रूप से इनकी किताबें जो है वो कौन इम्पोर्टेंट है ये हम लोग अब देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग चीनी लेखक के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। चीनी लेखक जो है चीनी लेखक से या अन्य लेखकों से जो जानकारियां मिलती है, तो इसमें चीनी लेखक में 2 महत्वपूर्ण लेखक का नाम आता है। पहला है फाहियान। फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि फाहियान किसके दरबार में आए थे। तो फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, और यहाँ आने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य में घूमा और वहाँ के मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का बहुत अच्छा रूप से वर्णन किया है। और ये बताया है कि मध्य प्रदेश की जनता काफी समृद्ध एवं सुखी है। इस प्रकार से भारत के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। ये भारत में कुल 14 वर्ष तक रहते हैं, टोटल 14 वर्ष तक रहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते हैं।
तो आपसे यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फाहियान कौन सा यात्री था? एक क्वेश्चन बनेगा कि फाहियान कहाँ का रहने वाला था? तो फाहियान चीन का रहने वाला था, चाइनीज लेखक था ये। अब यहाँ पर दूसरा यात्री आता है इम्पोर्टेंट वाला, हुएनसांग। इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार। तो ये हुएनसांग किसके दरबार में आया था? तो ये बहुत आसान है याद करना। देखिए ये ह से हुएनसांग, ह से हर्षवर्धन, ह से हुएनसांग और ह से हर्षवर्धन, यानी हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया। हुएनसांग किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन के दरबार में। और ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि हुएनसांग किसके दरबार में आया। अब ये आया कब? तो 629 ईस्वी में चीन से चला। चीन से चला, सबसे पहले भारत के कपिसा राज्य में पहुंचा और 645 ईस्वी में चीन वापस चला गया। यानी कुल मिलाकर ये 15 साल भारत में रहा। यानी फाहियान रहा 14 साल भारत में, हुएनसांग रहा 15 साल भारत में। अब हुएनसांग जो आया तो मेन रूप से हुएनसांग के आने का मकसद क्या था? तो हुएनसांग आया था अध्ययन करने के लिए। उस समय बौद्ध धर्म पूरे दुनिया में प्रचलित थी। पूरे दुनिया में सबसे महान धर्म के रूप में बौद्ध को देखा जाता था, शिक्षा के रूप में। तो हुएनसांग मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का बौद्ध ज्ञान प्राप्त करने आया और बौद्ध धर्म का मेन विश्वविद्यालय वहां पर जो है उस समय नालंदा था। तो नालंदा में अध्ययन करने आया, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया और यहाँ से बौद्ध ग्रंथ को एकत्र करके, बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ को एकत्र करके वो अपने साथ वापस चाइना लेके चला गया। यानी उसके आने का मकसद था अध्ययन करना नालंदा में और यहाँ से ग्रंथों को ले जाना, और वही उसने किया भी। तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है कि हुएनसांग किसके दरबार में था? तो हर्षवर्धन के दरबार में। अगला क्वेश्चन आएगा किस विद्यालय में पढ़ा? तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा। हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा। अब एक और चीज है कि हुएनसांग एक किताब लिखा था जिसका नाम था CUK, और ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि हुएनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी। यह नाम दे देगा कि CUK पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 4 ऑप्शन हुएनसांग, फाहियान, सनयुगन, इत्सिंग, इस प्रकार दे देगा। तो आपको उसमें टिक लगाना है कि CUK के लेखक कौन है? तो हुएनसांग है। और CUK है क्या? तो CUK एक ऐसा पुस्तक है जिसमें हुएनसांग जहाँ जहाँ घूमा वहाँ वहाँ के देशों का उसने उसमें वर्णन किया है। क्योंकि उस समय 138 देश, जो 138 देश हैं, 138 देश के बारे में उसका भ्रमण वृत्तांत जो है वो CUK में लिखा हुआ है। यानी 138 देशों का टोटल विवरण कहाँ मिलता है? तो CUK में मिलता है। CUK पुस्तक किसकी लिखी है? हुएनसांग की लिखी है। हुएनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी? CUK पुस्तक लिखी। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से बन के आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय अपना ही राज्य बिहार में है। आप लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है। बिहार में देखिए बिहार शरीफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट है। बिहार शरीफ के पास में जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय अभी भी खंडहर के रूप में मौजूद है, जहाँ की आप लोग जाके देखिएगा और काफी अच्छा अनुभव कीजिएगा, गौरव महसूस करिएगा कि हमारे देश की ये कितनी बड़ी शान थी, जिसको कि बख्तियार खिलजी ने क्या किया? नष्ट कर दिया। तो इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया। यहाँ से एक क्वेश्चन और एराइज होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त फर्स्ट ने की। अब यहाँ से देखिए हमने क्या बोला था कि हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछता है इंग्लिश में। इंग्लिश में देखिए क्या होता है कि यात्री का इंग्लिश होता है पिलग्रिम, यात्रियों यानी पिलग्रिम्स। आप प्रिंस किसको बोलते हैं? राजकुमार को। कोई भी अपना बाल बच्चा को भी प्रिंस बोलता है, या प्रिंस ऑफ लंदन, प्रिंस ऑफ इक्वाडोर, इस प्रकार से। यानी कि प्रिंस का मतलब राजकुमार। तो
पिलग्रिम्स मतलब यात्री और प्रिंस मतलब राजकुमार। यहाँ क्वेश्चन घुमा के पूछता है, कभी कभी तो डायरेक्ट पूछेगा कि भाई यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ह्वेनसांग। अब क्वेश्चन यदि पूछ दिया कि प्रिंस ऑफ द पिलग्रिम्स किसे कहा जाता है, प्रिंस ऑफ द पिलग्रिम्स किसे कहा जाता है, तब हमारा आंसर होगा ह्वेनसांग। यानी इंग्लिश में पूछता है तब भी ह्वेनसांग, हिंदी में पूछता है तब भी ह्वेनसांग। आपको इसके लिए इसका मीनिंग याद रखना पड़ेगा कि यात्री का अंग्रेजी होता है पिलग्रिम और राजकुमार का अंग्रेजी होता है प्रिंस। तो क्वेश्चन जैसे भी पूछेगा हम बता देंगे। तो इस प्रकार से ये ह्वेनसांग की कहानी हो गई। ह्वेनसांग जो है यहाँ आकर बौद्ध धर्म में ये इतना लीन हो गया था, महात्मा बुद्ध को इतना आदर्श मानने लगा कि ये बुद्ध की प्रतिमा का पूजन किया करता था। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का क्या करते थे, पूजा किया करते थे। चूंकि इसका अध्ययन किए तो इनका गुण इनके अंदर आया। तो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का पूजन करते थे, बुद्ध भगवान का पूजन करते थे। और बुद्ध भगवान के साथ साथ हिंदू के अन्य देवी देवता जैसे सूर्य और शिव, ये महत्वपूर्ण देवी देवता हैं, तो सूर्य और शिव का भी पूजन किया करते थे। तो आप इसको नॉलेज के लिए जान लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद रखना आवश्यक है, लेकिन परीक्षाओं में कभी कभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए थोड़ा बहुत है कि इधर उधर का भी जानकारी हमारे पास होना चाहिए। तो यदि पूछ दिया कि ह्वेनसांग कौन सी देवता की पूजा करते थे, तो बुद्ध की, सूर्य की और शिव की पूजा किया करते थे। तो इस प्रकार से अब इसमें देखिए इम्पोर्टेंट आपको बताते हैं। फाहियान किसके दरबार में आया, ये इम्पोर्टेंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया, हर्षवर्धन, ये इम्पोर्टेंट है। ह्वेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी, सीयू की, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार में, ये इम्पोर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कुमारगुप्त, ये इम्पोर्टेंट है। प्रिंस ऑफ द पिलग्रिम्स किसे कहा गया है, ह्वेनसांग को, ये इम्पोर्टेंट है। कहने का अर्थ इसमें जितना मैंने टॉपिक उठाया है, ये जिसने टिक आउट किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आपको हर हाल में याद रखना है। और याद कैसे होगा, तो बार बार पढ़ने से। बार बार पढ़िए, चीजों को याद कीजिए, समझिए, फिर आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग अरबी लेखक पर चलते हैं कि अरबी लेखक कौन कौन है। आइए अब अगला टॉपिक हम लोग अरबी लेखक के बारे में पढ़ते हैं। लेखक के क्रम में ये चीनी के बाद अरबी लेखक। अरबी लेखक में पहला नाम है अल-बरूनी। अल-बरूनी जो था ये ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था। ये ख्वारिज्म एक प्रदेश है, या इसको खीव कहते हैं, वहां का रहने वाला था। इसका नाम वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान पड़ गया है। आधुनिक नाम इसका क्या है, तुर्कमेनिस्तान। यानी कि ये जो अल-बरूनी है, ये ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था। उस समय उसका नाम ख्वारिज्म था, अभी वर्तमान में इसको तुर्कमेनिस्तान बोला जाता है। तो यहीं का रहने वाला था, जो कि अरब क्षेत्र में पड़ता है। ये तुर्कमेनिस्तान अरब क्षेत्र में पड़ता है। तो ये अरबी लेखक हो गया, लेकिन देश बोला जाए तो ये तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला है। ये महमूद गजनवी के शासनकाल में आते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि अल-बरूनी किसके शासनकाल में आया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अल-बरूनी आया महमूद गजनवी के शासनकाल में। महमूद गजनवी के शासनकाल में अल-बरूनी आता है। अल-बरूनी यहाँ आया। यहाँ आने के बाद भारत के जो है, भारत के बारे में बहुत सारा बात लिखा है। यहाँ घुमा फिरा रहा महमूद गजनवी के दरबार में, और उसने एक पुस्तक बाद में लिख डाला। वो पुस्तक का नाम परीक्षाओं में पूछता है कि अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। तो अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। और इसका अन्य नाम भी है। जैसे आपको पूछेगा कि तहकीके हिंद के लेखक कौन है, तो अल-बरूनी। भारत की खोज के लेखक कौन है, तो अल-बरूनी। यानी कि एक ही बुक का अलग अलग नाम है। इसका नाम किताब उल हिंद या तहकीके हिंद या भारत की खोज। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो अल-बरूनी ने किताब उल हिंद पुस्तक लिखी। अल-बरूनी ने
कौन सी पुस्तक लिखी? तहकीके हिंद लिखी या भारत की खोज लिखी? या क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा, किताब उल हिंद की रचना किसने की? अलबरूनी। भारत की खोज की रचना किसने की? अलबरूनी। अब ये किताब जो था भारत की खोज या किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, ये जो बुक है ये टोटल 80 अध्यायों में विभक्त है। 80 अध्याय में विभक्त होने के कारण यह बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है और इतिहासकार को अभी भी इस ग्रंथ से इतिहास, भारत के इतिहास को जानने में काफी सुविधा महसूस होता है। इस 80 अध्यायों के अंतर्गत जो प्रमुख विषय हैं वो बहुत सारे, जैसे धर्म और दर्शन के बारे में लिखा है, भारत के रीति रिवाज के बारे में लिखा है, खगोल के बारे में लिखा है, त्योहार के बारे में लिखा है, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधि, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान इत्यादि के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से इसमें वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से ये इसका एक बुक जो किताब उल हिंद है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब दूसरा इब्न बतूता। इब्न बतूता की जो रचनाएं हैं ये भी काफी रोचक है और हमारे भारतीय संस्कृति और समाज को समझने के लिए काफी रोचक जानकारियां प्रदान करता है इसका बुक। तो इब्न बतूता का एक जो बुक है उसका नाम है रेहला। उसका नाम क्या है? रेहला। ये सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आते हैं और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो मोरक्को के रहने वाले थे। आपसे परीक्षाओं में एक क्वेश्चन और पूछा करता है कि मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। ये भी साइड से याद रखिए। ये इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले हैं जो कि अरब क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मोरक्को से चलकर ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आते हैं। याद सेटिंग कर सकते हैं, मो से मोरक्को, मो से मोहम्मद बिन तुगलक, यानी मो से मोरक्को, मो से मोहम्मद बिन तुगलक। ये इब्न इसके दरबार में आते हैं इब्न बतूता। तो इस प्रकार से ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है और मोरक्को का रहने वाला रहता है। और इसका एक और क्वेश्चन एराइज करता है कि इब्न बतूता का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका वास्तविक जो नाम है वो अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता। अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता। इब्न बतूता का वास्तविक नाम क्या है? अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो रेहला। और रेहला जो पुस्तक है ये यात्रा वृतांत है। उसमें यात्रा के बारे में लिखा है, लेकिन यात्रा के क्रम में ही एकदम समाज और इस समाज, भारतीय समाज के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत रोचक जानकारियां देती है, जिसको पढ़ने से बहुत अच्छा महसूस होता है और इतिहासकार इस ग्रंथ के माध्यम से भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। इब्न बतूता की जो पुस्तक रेहला है ये अरबी भाषा में लिखी गई है। अरबी भाषी, चूंकि ये लेखक ही थे अरब के, तो इनको अरबी आती थी, तो ये इनका जो पुस्तक था वो अरबी भाषा में आया। कौन सी भाषा में आया? अरबी भाषा में आया। चूंकि ये अरबी लेखक थे तो अरबी भाषा में आया। तो यहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है कि इब्न बतूता की जो पुस्तक रेहला है, पहले तो पूछेगा इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है? तो रेहला। अब रेहला किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है। अब जब 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के पास ये आते हैं तो ये इतने विद्वान थे कि इनकी विद्वता से प्रभावित हो जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको कि पागल बादशाह, रक्त पिपासु, यानी बहुत सारे नाम दिए गए हैं इस मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि ये ऐसा काम करते हैं जो कि प्रायः असफल हो जाया करता है। इस कारण से इनको पागल बादशाह का नाम दिया गया है। तो इसके बारे में हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी फिलहाल ये जानिए कि इनके दरबार में इब्न बतूता आए थे और ये जब 1333 ईस्वी में दिल्ली आए तो इन्हें दिल्ली का, इनकी विद्वता से प्रभावित होकर ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये दिल्ली का काजी को न्यायाधीश बोला जाता है, यानी न्यायाधीश टर्म भी बोला जाता है और ये यहाँ मुसलमान की भाषा में काजी बोलेंगे। तो दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था किसको? इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1300 क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि दिल्ली का न्यायाधीश या काजी। इब्न बतूता
काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको नियुक्त किया था? इब्न बतूता। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, अल बरूनी किसके दरबार में आया? मोहम्मद गजनबी। इम्पोर्टेंट। अल बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? किताब भारत की खोज। इम्पोर्टेंट। उसके बाद इब्न बतूता किसके दरबार में आया? मोहम्मद बिन तुगलक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? इब्न बतूता का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट, अधिक इंपॉर्टेंट। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से जो मैंने टिक किया है इनको आप जरूर याद रखें, बाकी चीजों को समझ लें, वो अपने आप याद रहेंगे। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा यूनानी लेखक के बारे में। आइए अब जो है यूनानी लेखक की ओर चलते हैं। यूनानी लेखक में सबसे पहला नाम आता है हेरोडोटस का। हेरोडोटस के बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको पहले भी बताए हैं कि इसे इतिहास का पिता कहते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अब हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो हेरोडोटस ने एक हिस्टोरिका पुस्तक लिखी। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी? तो हेरोडोटस। अब हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में है क्या चीज? तो भारत और फारस यानी ईरान के संबंधों का वर्णन है। क्योंकि पहले ईरान के साथ हमारा संबंध ही बहुत ही अच्छा रहता था, तो भारत और फारस जो है, भारत फारस संबंध का वर्णन किया गया है हिस्टोरिका किताब में, हेरोडोटस ने किया है। दूसरा एक लेखक महत्वपूर्ण जो यूनान के लेखक में आते हैं वो है टेसियस। टेसियस के बारे में याद रखना है कि ये ईरान के राजवैद्य थे। ईरान के राजवैद्य कौन थे? टेसियस। और एक महत्वपूर्ण है टॉलमी का नाम। टॉलमी जो भारत का भूगोल पुस्तक लिखे हैं, टॉलमी जो है ये भारत का भूगोल पुस्तक को लिखे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ जाता है। और अगला है प्लिनी। प्लिनी जो है ये भी एक यूनानी लेखक है और इन्होंने जो बुक लिखा है उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बन के आता है, छोटा सा क्वेश्चन, कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखा? प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखा? प्लिनी। प्लिनी ने कौन सा पुस्तक लिखा? नेचुरल हिस्ट्री। अब नाम है नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, हिस्ट्री इतिहास, प्राकृतिक इतिहास, यानी इसमें पेड़ पौधा खनिज पदार्थ जैसे प्राकृतिक चीजों का वर्णन है। इसमें प्राकृतिक चीजों का क्या किया गया है? पूर्ण रूपेण वर्णन किया गया। अब अगला एक इम्पोर्टेंट जो है, ये इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये मेगास्थनीज का नाम आता है। कि मेगास्थनीज जो है एक जो कि यूनानी रोमन लेखक थे, ये किसके दरबार में आए? तो मेगास्थनीज आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो कि चाणक्य के शिष्य थे। आप लोग जानते हैं चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनके दरबार में मेगास्थनीज का पदार्पण होता है, जो कि पूरे भारत को एक किए थे। सबसे महान राजा, इनके दरबार में ही मेगास्थनीज का पदार्पण होता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। तो यहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज राजदूत बन के आया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, लेकिन राजदूत के रूप में आया था। तो किसका राजदूत बन के आया था? तो सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से जो है इसकी बेटी की शादी की जाती है, इसी का राजदूत बन के आता है कौन? तो मेगास्थनीज। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के कौन आया? मेगास्थनीज। अगला है सिकंदर के साथ। सिकंदर चूंकि यूनान का रहने वाला था, तो ये सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक हो गए वो सब यूनानी या रोमन लेखक के अंतर्गत आ गए। तो इसके साथ सिकंदर के साथ मुख्य रूप से 3 लेखक का नाम, 3 इतिहासकारों का नाम आता है, जो कि भारत के संबंध में वर्णन किया है और इतिहास को जानने के काफी अच्छा ये स्रोत है। तो इस प्रकार से जो है सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक हैं उसमें पहला नाम आता है नियार्कस का, जो कि सिकंदर का जल सेनापति था। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन के आता है कि सिकंदर के जल सेनापति कौन थे? तो सिकंदर के जल सेनापति थे नियार्कस। दूसरा है आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। तो सिकंदर के साथ 3 लेखक आए, 3 इतिहासकार आए। पहला नियार्कस, दूसरा आनेसिक्रेटस, तीसरा अरिस्टोबुलस। आपको बार बार पढ़ने से याद होगा। पहला था नियार्कस, दूसरा आनेसिक्रेटस, तीसरा अरिस्टोबुलस।
पहला नियार्कस जो कि जल सेनापति था, दूसरा आनीसिक्रिटस और तीसरा अरिस्टोबुलस। तो ये 3 इतिहासकार सिकंदर के साथ आते हैं। अगला है डाइमेकस, ये एक लेखक है यूनान के, ये बिंदुसार के दरबार में आते हैं। डाइमेकस जो है ये बिंदुसार के दरबार में मौर्य वंश में ही आते हैं। और ये किसका राजदूत बन के रूप में आते हैं इनके दरबार में? तो सीरिया के नरेश एंटियोकस के दरबार में। यहाँ पर वर्ड थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, सिकंदर के साथ जो आनीसिक्रिटस है और यहाँ एंटियोकस है। एंटियोकस फर्स्ट सेकंड इस प्रकार से आता है पढ़ने के लिए। तो सीरिया के जो नरेश एंटियोकस थे उनके जो है राजदूत बनकर डाइमेकस आते हैं बिंदुसार के दरबार में। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। हेरोडोटस इतिहास का पिता इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरी का पुस्तक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद टॉलमी भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा? टॉलमी इम्पोर्टेंट है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी इम्पोर्टेंट है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य इम्पोर्टेंट है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर इम्पोर्टेंट है। और डाइमेकस किसके दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में। नियार्कस सिकंदर का जल सेनापति था, ये अधिक इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपको जिसमें मैंने टिक आउट किया है ये सब पक्का याद रखना है, बाकी भी याद रखिए। अगला लेखक का नाम है डायोनीसियस। डायोनीसियस जो है ये अशोक के दरबार में आए थे। डायोनीसियस कहाँ किसके दरबार में आए? तो सम्राट अशोक के दरबार में आए डायोनीसियस। डायोनीसियस से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि डायोनीसियस किसका राजदूत था? तो मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। डायोनीसियस किसका राजदूत था? फिलेडेल्फस का। डायोनीसियस मिस्र का नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत जो था वो था डायोनीसियस, जो कि किसके दरबार में आया? अशोक के दरबार में। अब यहाँ आप लोगों ने देखा है कि लगातार जो 3 वंशज जो चलते हैं, यानी सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनका बेटा बिंदुसार और उनका बेटा अशोक, इन तीनों के ही दरबार में कोई न कोई एक राजदूत आता है, कोई न कोई एक विदेशी लेखक आता है और कोई न कोई बुक लिखता है जिससे हमारे प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो एक छोटा सा हम इसको बनाए हैं कि आप जो है इनके बेटा चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बेटा बिंदुसार, इनके अशोक के दरबार में कौन आए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए मेगास्थनीज, मोसे मौर्य और मोसे मेगास्थनीज। जैसे आप सेट कर सकते हैं मोसे मौर्य, मोसे मेगास्थनीज। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए? मेगास्थनीज। फिर बिंदुसार के दरबार में कौन आए? तो डाइमेकस। इनका जो बेटा था बिंदुसार, उसके बाद डाइमेकस। अशोक के दरबार में आया कौन? डायोनीसियस। अशोक महान सम्राट था, ये बड़ा सा नाम एडजस्ट है इसके साथ, डायोनीसियस बड़ा सा नाम है। अशोक सम्राट में भी महान, नाम भी बड़ा, डायोनीसियस, जो कि मिस्र नरेश फिलोडोल्फस का राजदूत था। इस प्रकार से ये तीनों को याद रख सकते हैं आप। अब अन्य लेखक की बात होती है। अभी तक आप लोगों ने चीनी लेखक पढ़ लिया, अरबी लेखक पढ़ लिया, यूनानी लेखक पढ़ लिया, और अब अन्य लेखक की बारी आती है। ये अंतिम है। अन्य लेखक में मुख्य रूप से 2 का ही नाम आता है। पहला एक तारानाथ लेखक का नाम आता है, तो से तारानाथ, तो से तिब्बत। ये तिब्बत के लेखक थे और इनकी जो पुस्तक है वो कंग्यूर और तंग्यूर, जिसमें भारतीय इतिहास का वर्णन किया गया है। ये मुख्य रूप से पूछा जाता है कि कंग्यूर तथा तंग्यूर पुस्तक किसने लिखी है? तो तारानाथ ने। आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट लेखक मार्को पोलो है। ये वेनिस इटली के हैं। इटली में एक शहर का नाम है वेनिस, वहीं के रहने वाले हैं मार्को पोलो। और मार्को पोलो से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है किसे? मार्को पोलो। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मार्को पोलो का। इस प्रकार से मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो हो गया और यात्रियों का राजकुमार हो गया
ह्वेनसांग। यात्रियों का जो राजकुमार हुआ वो कौन हो गया? ह्वेनसांग। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कौन हो गया? वो हो गया मार्को पोलो। मो से मध्यकालीन, मो से मार्को पोलो। मो से मध्यकालीन और मो से मार्को पोलो, इसको सेट कर सकते हैं। मध्यकालीन का हो गया मार्को पोलो, और ऐसे सिंपल पूछेगा यात्रियों का राजकुमार तो हो जाएगा कौन? ह्वेनसांग। यात्रियों का राजकुमार कौन हो जाएगा? ह्वेनसांग। और मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार मो से सेट कर देंगे मार्को पोलो। तो इस प्रकार से लेखक का जो सीरीज है ये हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब आप लोग इसके सपोर्ट में खान सर का भी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि बहुत अच्छा से समझाया गया है सब चीजों को। और अब हम लोग अगला जो वीडियो है उसमें फिर जो है प्राचीन इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। सीरीज को लुसेंट को लेते हुए आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरह से लुसेंट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ठीक से पढ़ने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन एक बार यदि आपका बेस स्ट्रांग हो जाता है, अच्छी तरह से पकड़ में आ जाता है, तो फिर आपसे कंपटीशन इजी वे में निकलना प्रारंभ हो जाएगा। अब आगे आपको ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फायदा हो सके और मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा ज्यादा मजा आ सके। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।